अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर राजा मोहम्मद मुसब है और मैं इस वक्त यूके में डडले ग्रुप का रसल हॉल हॉस्पिटल है यहाँ पे एज अ इंटरनेशनल ट्रेनिंग फेलो काम कर रहा हूँ ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक्स में। तो मुझे तकरीबन 10 दिन हो गए हैं अराउंड यूके आए हुए और मैं आप तमाम दोस्तों की दुआओं का और विशेस का बेहद मशहूर हूँ। और जैसा कि मैं हमेशा से थोड़ा सा सोशल रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि जितनी अपनी ज़ात से हो सके लोगों की हेल्प आउट करूँ, तो इसी सिलसिले में ये वीडियो बनाने का मकसद है कि मुझे बहुत सारे जूनियर्स ने व्हाट्सएप पे डिस्कस किया कि किस रूट के थ्रू आप गए, काइंडली इसका थोड़ा सा डिटेल्स बताएं। तो मैं इस वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करूँगा। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप लोग पर्सनली मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। देखें, यूके आने के बेसिकली जो दो बहुत कॉमन रास्ते हैं, एक तो प्लैब है कि आप सबसे पहले ओईटी क्लियर करें, फिर प्लैब 1, फिर प्लैब 2, फिर आप जीएमसी रजिस्टर्ड होके यहाँ पर एज अ ट्रस्ट ग्रेड या एज एसएचओ काम अपनी जो यहाँ की यूके की जो सफ़र है उसका आगाज़ करें। दूसरा रास्ता एज अ रजिस्ट्रार काम करने का कि आप एमआरसीएस या एमआरसीपी के पार्ट ए, पार्ट बी और आप पीसीज वगैरह क्लियर करके उसके बाद फिर आप यहाँ पे एज अ रजिस्ट्रार काम करें, ओईटी पे क्लियर करके आप एज अ रजिस्ट्रार काम करें। तीसरा रास्ता जिसके थ्रू मैं आया हूँ इसको कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेनिंग फेलो रूट। इसमें ये होता है कि इनका कोलैबोरेशन है सीपीएसपी के साथ, जिसमें जिस जिस फील्ड में इनको डॉक्टर्स चाहिए होते हैं, जैसे मैं ऑर्थोपेडिक्स में हूँ, कोई न्यूरो सर्जरी में, कोई जनरल सर्जरी, कोई वेस्कुलर सर्जरी में, तो मुख्तलिफ इनके हॉस्पिटल्स हैं। लीड्स हो गया, डेडले यूनिवर्सिटी और बर्मिंघम हो गई, क्वीन एलिज़ाबेथ हॉस्पिटल हो गया। ये लोग क्या करते हैं, फिर इनकी इनकी जो टीम है वो आपका इंटरव्यू लेके आपको फिर सेलेक्ट करती है। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर ये होता है कि इसकी रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका आईएमएम लाजमी हो, आपका ओईटी हुआ हो, ये दोनों चीज़ें लाजमी हैं, और 3 साल की कंटिन्यूस क्लिनिकल प्रैक्टिस है। वो हमारी हो ही जाती है क्योंकि 2 साल, 2 सवा 2 साल हमें आईएमएम देते देते हो जाते हैं, फिर उसको क्लियर करते करते 2.5 साल हो जाते हैं और मजीद पे 6 महीने, तो 3 साल हमारी क्लिनिकल कंटिन्यूस प्रैक्टिस में हम होते हैं। और उसके बाद यानी कि 3 चीज़ें हो गई आपकी। सबसे पहले आपकी ओईटी, आपका आईएमएम, उसके बाद 3 साल की क्लिनिकल प्रैक्टिस, उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके जो सुपरवाइजर्स हैं तो उनकी आपकी रेफरेंसेस और आपको रिकमेंडेशन उनकी हो दोनों की। जैसे मैं जनरल सर्जरी का, मैंने प्रोफेसर शमीम कुरैशी और हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे डॉक्टर मारिया, हमारी मेरी जो है वो जीपीएमसी में जनरल सर्जरी की थी सुपरवाइज़र, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे बड़े अच्छे अल्फाजों में रिकमेंड किया। प्लस हमारे जो ऑर्थोपेडिक्स के जो मेरे सुपरवाइज़र हैं प्रोफेसर काशिम महमूद साहब, इन्होंने मुझे बड़े अच्छे अल्फाजों में रिकमेंड किया। तो ये रिकमेंडेशन बड़ी काउंट होती है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद फिर आप जितना जल्दी हो सके आईएमएम के फ़ौरन बाद दें, क्योंकि जितना गैप होगा आईएमएम से उसके दरमियान उतना इशू होगा। और अगर जूनियर क्लिनिकल फेलो बन गया तो जूनियर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एफसीपीएस से पहले पहले वाले जो अप्लाई करते हैं उनको जूनियर क्लिनिकल फेलो कहते हैं, और जो एफसीपीएस के बाद अप्लाई करते हैं उनको सीनियर क्लिनिकल फेलो कहते हैं। जूनियर्स के लिए है कि आईएमएम के फ़ौरन बाद अप्लाई करें, और एफसीपीएस वाले और सीनियर्स के लिए ये है कि आप फ़ौरन जो है ना एफसीपीएस क्लियर करते ही अप्लाई करें और कोई गैप ना आए बीच में क्लिनिकल प्रैक्टिस के। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद ये होता है कि आप जैसे ही क्राइटेरिया के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, और मोस्टली इंटरव्यू में फिर ये होता है कि आपके जो है वो जो इंटरव्यू लेते हैं उसमें सीपीएसपी कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। सीपीएसपी सिर्फ आपको आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के थ्रू आपको पीसीवी फॉरवर्ड कर दी उनको, फिर ये आपको खुद सेलेक्ट करते हैं इंटरव्यू के लिए, जिसमें एक एनएचएस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक आपके प्रोग्राम डायरेक्टर होते हैं हॉस्पिटल के, और एक आपके फील्ड स्पेशलिस्ट होते हैं। ये 3 लोग, मतलब मेरा तो इन 3 लोगों ने इंटरव्यू लिया था, जिसमें फील्ड स्पेशलिस्ट फील्ड के मुतालिक सवाल करते हैं, एक जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एथिक्स और मुख्तलिफ सिनेरियोज़ के ऊपर बात करते हैं, फिर तीसरा आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर जज करते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को एसेस करते हैं। और मुख्तलिफ चीज़ों पे अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें की हुई हैं, लाइक टीचिंग, कोई लीडरशिप पोजीशन हो, ऑडिट हो या रिसर्च हो, इसके ऊपर बात होती है, डिस्कशन होता है लंबा, आपको एलेबोरेट करना होता है, बताना होता है, जस्टिफाई करना होता है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद फिर ये होने के बाद फिर आप अगर फॉर्चुनेटली आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको ये लोग सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, यानी कि सारी आपको डॉक्यूमेंटेशन वो आपको गाइड करते रहते हैं, सारी ईमेल के थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस रहती है, वो बहुत ईजी है, वो आप सब कर लेंगे। उसके बाद जब सब कुछ हो जाता है, आपकी जब जीएमसी से अप्रूवल आ जाती है तो फिर ये आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दे देते हैं। सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप देने के बाद आप जो है वो वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, और फ़ायदा ये होता है कि जो स्पॉन्सरशिप वाले सर्टिफिकेट होते हैं इस तरह से वो उनके रिजेक्ट होने के चांसेस बड़े कम होते हैं। तो ये इनका पूरा प्रोसीजर होता है, और इसमें बेनिफिट्स बहुत सारे हैं कि आप एक तो यूके के सिस्टम से ओरिएंटेड हो जाते हैं, यहाँ पे आके एज अ फेलो ट्रेनी काम करते हैं, तो आपके यहाँ के 2-2 सुपरवाइजर्स होते हैं, क्लिनिकल सुपरवाइज़र अलग है, यहाँ पे एजुकेशन सुपरवाइज़र अलग है। इनके सिस्टम से नोहा होती है, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सिस्टम में नहीं, यहाँ पे आप सीखते हैं आके, जो एडवांसमेंट है वो देखते हैं। प्लस आपकी एनएचएस से एज अ जीएमसी रजिस्ट्रेशन हो जाती है आपकी
परमानेंट। तो ये फ़ायदे हैं इसमें। प्लस अगर आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ जाती है, क्योंकि आपकी जो यहाँ पे अर्निंग है वो बिल्कुल यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनके कंपेरेबल आपको पे करते हैं। तो ये इसमें बेनिफिट्स हैं। बाकी आई होप कि मैंने थोड़ा सा समराइज़ आपको करके बताया हो। तो अगर किसी को मज़ीद कोई सवाल आते हैं तो मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू।